हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, पंचवर्षीय योजना। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 CBSE एज वेल एज दोज हु आर अपीयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट अस स्टडी अबाउट 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। एक्चुअली ये 5 ईयर प्लान होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हमारे पास। एक्चुअल में जो 5 ईयर प्लान है ये पंचवर्षीय यानी हर 5 साल में सरकार एक योजना बनाती है उन्नति और विकास के लिए। ठीक है, तो भारत में कितने सारे बनेंगे कुल मिलाकर। भारत में कुल मिलाकर हमने कितने सारे प्लान्स देखे हैं अब तक हमारे पास पूरे 12 प्लान आए हैं, यानी 12 प्लान आ चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो तो शुरुआत से ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड, एवरी प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट विच इज़ मोस्ट सक्सेसफुल दैट इज़ 11th प्लान। 11th प्लान जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, इसके बारे में हम बाद में आलोचना करेंगे। तो ये 5 ईयर प्लानिंग होता क्या है, इसमें कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं। इट हैज़ several separate goals like various areas planners life, like personal goals, career goals, financial goal, relationship goal। तो ये जो लक्ष्य रखे जाते हैं, लक्ष्य को उत्तीर्ण करना होता है इन 5 सालों में और विकास की तरफ आगे बढ़ना होता है। तो अभी आप लोग सोचोगे कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये 5 ईयर का प्लान का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है। आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे क्योंकि आपने पॉलिटिकल साइंस में जो एक चैप्टर पढ़ा था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसमें इनका फ़ोटो दिखाया गया था, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन को ही फादर ऑफ 5 ईयर प्लानिंग माना जाता है। इन्होंने 1928 में USSR में सबसे पहले 5 ईयर प्लान डिज़ाइन किया था और ये सक्सेसफुल रहा था। इन्होंने जितने सारे गोल्स अपने बनाए थे डेवलपमेंट के लिए वो सक्सेसफुल रहा था। ये एक्चुअल में सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने जितने भी 5 ईयर प्लान्स या पहला जो 5 ईयर प्लान्स बनाया था वो उसमें वो सक्सेस रहे थे, और इसी को देखते हुए हमने ये डिज़ाइन को अपने देश में लिया है। और हमारे देश के जो फादर ऑफ 5 ईयर प्लान बताए जाते हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही हमारे को ये इंट्रोड्यूस कराया था। अभी हम लोग जानेंगे कि 5 ईयर प्लान की ज़रूरत क्या है, ये प्लान किस लिए की जाती है। इसके वेरियस पर्पसेस होते हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी होता है। अगर कोई देश लो पर कैपिटा इनकम से बिलोंग करता है, यानी जिसकी इंडिविजुअल कैपिटल या इनकम कम हो, तो उस कंट्री को पॉवर्टी माना जाता है, यानी गरीब माना जाता है। तो गरीबी से उभरने के लिए जो पहला उद्देश्य, हमारा मूल उद्देश्य वही होता है कि गरीबी से उभरने के लिए हम लोग 5 ईयर प्लान बनाते हैं। ओके, सो क्या क्या है इस प्लान को बनाने का जो हम लोग का तथ्य वो है VCS सर्कल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी जो देखी जा रही है वो उससे ओवरकम करना है। देन लो पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है हर एक व्यक्ति का जो इनकम कर रहा हो। हाई रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन जो इतनी रैपिड ग्रो कर रही है, हमने इसको देखा था पिछले वीडियो में कि भारत अब कितने आगे बढ़ चुका है कि अब प्रथम नंबर पे आ गया है पॉपुलेशन में। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, फॉरेन ट्रेड, तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं हम लोग 5 ईयर प्लान बनाते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है कि और नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकरण तो और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस 5 ईयर प्लानिंग में। अब हम आगे चलते हैं कि पहले 5 ईयर प्लानिंग में हुआ क्या था। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेजेंट किया गया था भारत में, और ये 1951 को हुआ था, 1951 मेनली फोकस्ड इन द इसमें सबसे बड़ा या मेन फोकस क्या था, डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो प्राइमरी सेक्टर है।
and the aim was to solve different problem that formed due to the partition of India. 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था. आप सभी को पता है पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था, तो उसके बाद कई सारे डिस्टर्बेंस आए थे, प्रॉब्लम्स आए थे, उसका भी सल्यूशन करना था. लेकिन उद्देश्य मेन यही था कि हमें अपना जो प्राइमरी सेक्टर है यानी जो एग्रीकल्चर है उसको और डेवलप करना है. उसके लिए नई नई मशीनरीज वगैरह ये सब लानी है. और इसका पूरा बजट था 2000 करोड़ 2000 करोड़ 69 रुपीज़. ओके, जिसमें कि हमारा 27.2% इरिगेशन और एनर्जी को गया था, 17.4% ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को, और 24% इंडस्ट्री को, 8.6% सोशल सर्विसेज को, और 16.6% रिहैबिलिटेशन ऑफ लैंडलेस फार्मर्स. तो ये थे हमारे पर्पस जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था फर्स्ट ईयर प्लानिंग में. ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था. यानी हम लोग चाहते थे कि जितने भी इंटीरियर और विलेज एरिया है वो डेवलप हो जाए, एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए, ताकि अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिले. आप जो ये अब तस्वीर देख रहे हो, दिस इमेज इज़ ऑफ प्रशांत चंद्र मालवीय, जो कि एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन के फाउंडर भी थे. इन्होंने सेकेंड प्लान बनाया था, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग बनाया था, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया को अब करना है. सो सेकेंड प्लान वाज फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर. जैसा पहले क्या था कि ये प्राइमरी सेक्टर के लिए था और दूसरा किसके लिए था, सेक्टर पब्लिक सेक्टर के लिए, और रैपिड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन. द प्लान फॉलोड द Mahalanobis model, an economic development model which developed by the Indian statistician Prashant Chandra Mahalanobis in 1953. The total amount which is allocated was 9 in that year 1953 was rupees 48 billion for social services, communication and transport and powers. ओके, तो ये भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा था. हम लोग इंडस्ट्री को काफ़ी डेवलप कर चुके. फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आया था और ये एक स्ट्रेसफुल प्लान था. ओके, क्यों स्ट्रेसफुल प्लान था? इसमें बहुत सारी कैटेगरीज थी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था कि 1961 से लेकर जो 66 का ये जो थर्ड 5 ईयर का प्लानिंग था, इसमें हम लोग डेवलपमेंट के साथ साथ और भी चीज़ों को देख रहे थे, जैसे कि इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, इवॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल नेबरिंग कंट्री. तो ये एक स्ट्रेसफुल टाइम था उस समय, क्योंकि इस समय हम लोग एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ों प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट तो कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक वीकनेस हमारे पास रह जा रही थी कि डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस हमारे पास बहुत कम था. तो इंडो चाइना वॉर में हमने देखा ये कि किस तरह से चाइना अच्छी इक्विपमेंट ला के, एम्यूनिटीज़ ला करके वो हमारे साथ युद्ध कर रहा था, और हमारे लोगों के पास, हमारे जो सेना थी उनके पास केवल मात्र वो राइफ़ल ही थे जिससे वो लड़ सक रहे थे. इसीलिए हम लोगों ने बाद में फोकस किया बाकी सारे डिफेंस एम्यूनिटीज़ पर, लेकिन इस समय हम लोग फोकस नहीं कर पाए थे. बट हमारे ऊपर एक चढ़ाव आ गया था, वो था इंडो चाइना वॉर, जो कि एक बैकअप, जहाँ पर बैकअप नहीं मिल रही थी कहीं से. ठीक है, तो इसमें हम लोग ने इंडस्ट्री वगैरह में डेवलप कर लिया था थोड़ा बहुत. एग्रीकल्चर तो आगे बढ़ ही रहा था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हरित क्रांति शुरू कर चुके थे उस समय. अगर उस समय का सिचुएशन देखा जाए, एक्चुअली वो 1961 से लेकर 66 का टाइम था. उसमें हम लोग काफ़ी सारे वॉर कर रहे थे. इधर हमारे गवर्नमेंट को बाउंड्रीज़ को भी देखना था, बचाना था, ऊपर से एग्रीकल्चर को भी देखना था. तो इक्वली कह सकते हैं कि हम लोग एक डिस्टर्बेंस में अटके हुए थे. और सिचुएशन ऐसी थी कि वैसे तो रेट ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर हमारा सबसे मुद्दा था, सबसे महान मुद्दा था, लेकिन हम लोग को और चीज़ों में भी कंसंट्रेशन करना पड़ा था. इसमें करीबन हमारे कितने 11,600 करोड़ की लागत हमने लगाई थी. और दिस जो थर्ड ईयर प्लान था, ये एक
फेल्योर प्लान था, इसमें हम लोग फेल हुए थे। लेकिन इस समय भी हमने देखा कि इसमें भी जवाहरलाल नेहरू काफ़ी इन्वॉल्व थे। इसमें गवर्नमेंट ने प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया था 1966 से लेकर 67, 67 से लेकर 68, 68 से लेकर 69, यानी 66 से लेकर 69 तक का जो समय था वो प्लान हॉलीडे था। यानी उस समय कोई प्लान बनाया नहीं गया था, क्योंकि हम लोग खुद ही इतने सारे वॉर लड़ रहे थे जो हमारे लिए बहुत ही पेनफुल था। अंडरस्टूड। अभी हम लोग आते हैं 4th 5 ईयर प्लान में, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक के लिए लागू किया गया था। इसमें क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ द करेक्शन ऑफ अर्लियर ट्रेंड। हमारा जो प्रॉब्लम्स हमने देखा जो 3rd ईयर प्लान में, जो कि अनसक्सेसफुल रहा, बिल्कुल फेलियर रहा, तो उससे ओवरकम करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, वो सारी चीज़ों को हमने अपने दिमाग में रखा। जो रिसेशन, फेमाइन, ड्राउट, ये सब मतलब अकाल, भूखमरी, सूखा, ये जो पड़ गया था, इससे उभरना हमारा लक्ष्य था। फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना था, सफिशिएंसी लानी थी प्रोडक्शन में। ऊपर से एक और प्रॉब्लम, इंडो पाकिस्तान वॉर, जो कि 1971 में हुआ था, जिसमें हम किसके बिहाफ में थे? बांग्लादेश के बिहाफ में थे। और ऑयल क्राइसिस शुरू हुई थी 1973 में। यानी हम लोग देख सकते हैं कि इस समय भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, फंड वगैरह नहीं आ रहे थे। तो इस समय जो हमारी प्रधानमंत्री जी थी वो थी इंदिरा गांधी। उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने 14 मेजर बैंक्स, जिसमें थे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, इन सारे बैंक्स को क्या किए इन्होंने? गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड कर दिया। ओके। और नेशनलाइज्ड होने पर ये एक राहत मिली कि पब्लिक सेक्टर बन गया। अब ये यहाँ पे काम करने वाले और यहाँ से फंड लेने वालों, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा हमने अब तक ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। अंडरस्टूड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वो भी अच्छा चल रहा था। और इसका कॉन्सेप्ट एक और चीज़ था इस समय, 4th जो हमारा प्लान था उसमें एक और कॉन्सेप्ट था कि हम लोग बफर स्टॉक बढ़ाएंगे अपना। बफर स्टॉक इन द सेंस क्या है? बफर स्टॉक मतलब हम लोग स्टॉक यानी प्रोडक्शन करेंगे और ग्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने पास क्या करेंगे? स्थायी रखेंगे, ताकि प्रॉब्लम्स यानी स्टैग्नेंट रखेंगे, स्टोर रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम अपने पास रखेंगे। कोल्ड स्टोर बनाया गया, कोल्ड स्टोर में सामान को लादा गया, और ये ताकि हम अगले साल या अगले 5 साल के लिए उस चीज़ों को अपने देश में चला पाएँ। ठीक है। इससे सफिशिएंट फूड लोगों को, फूड ग्रेन्स लोगों को मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्शन होता था, हम लोग क्या करते थे? आधा खाते थे, आधा फेंक देते थे। तो जो फेंका हुआ चीज़ या फिर जो एक्स्ट्रा होता है उसको बफर स्टॉक में रख दिया जाता है, ताकि अगले साल या उससे 2-3 साल बाद तक लोग इसको यूज़ कर पाए। अंडरस्टूड। तो ये है सारे प्लान्स। हम लोगों ने आज 4th प्लान तक का ही पढ़ा है। कल इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो 5th, 6th, 7th, 8th प्लान या उसके बाद के प्लान के बारे में हम लोग जानेंगे, और वो कितना सक्सेसफुल रहा ये भी हम लोग जानेंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आगे और भी विषयों को जानने के लिए आप मुझे पिंग कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।